नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण मधुबनी शहर में जलजमाव से आम जनता परेशान। कई कार्यालयों में घुसा पानी। बिजली चपेट में आने से बासोपट्टी के प्रसिद्ध व्यवसायी की मौत, इलाके में मची सनसनी। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी व पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। 121 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बिहार पंचायती राज संसाधन केंद्र मधुबनी के तहत नगर भवन में पंचायत सचिव के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भेजा थाना क्षेत्र के गांव से नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला आया सामने। 6 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। बीते 2 दिनों से लगातार वर्षा के कारण जयनगर में आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कई क्षेत्रों में भारी जल जमाव। खजौली रेलवे स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। रामविलास लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश महारान के जिला कार्यालय में हुई डकैती। मधुबनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में नाला निर्माण का हो रहा कार्य। मधुबनी विधायक समीर महासेठ ने लिया जायजा। और 22 सितंबर से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान में अनुमंडल प्रशासन ने की बैठक। खबरें अब विस्तार से। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। मधुबनी की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में हर जगहों पर केवल पानी और पानी ही नजर आ रहा है। सदर अनुमंडल कार्यालय गेट हो, अस्पताल का परिसर हो या फिर चौक चौराहा हो, हर तरफ सिर्फ जल जमाव ही नजर आ रहा है। गौरतलब हो कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और इस बारिश के बाद शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक तरफ जहां आम जनता इससे परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ कई सरकारी कार्यालयों में भी पानी घुस गए हैं और कर्मियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई कार्यालयों में पानी घुस गया है। मधुबनी जिला भर का हाल बेहाल है। मधुबनी शहर की बात करें तो सदर अनुमंडल कार्यालय कोर्ट परिसर, अग्निशमन विभाग, अस्पताल का मुख्य गेट, साथ ही कई मोहल्ले में जल जमाव से सरकारी कर्मी, आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फुटकर विक्रेताओं को जल जमाव से काफी प्रभावित देखा गया है। नगर निगम को शीघ्र पहल करके पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आम जनता को जल जमाव समस्या से मुक्ति मिले। पानी के बारे में बोलना है तो ये यहाँ पर पानी काफी लगा हुआ है, क्या कारण है? कारण क्या है सर, नाली का समस्या है। तो नाली की सफाई नहीं हो पा रहा है। सफाई नहीं हो रहा है, प्रशासन की लापरवाही है और जहाँ पे होता है फुटपाथ वाले को तंग करता है, कहता है कि नाली भरा हुआ है, आगे से नाली जाम पड़ा हुआ है तो कहता है कि पानी बढ़ता बढ़। तो ये पानी कहाँ तक प्रभावित किया है इस ऑफिस में? आपको लेके जो लास्ट आपको वहाँ तक है कोर्ट पर खादी भंडार था, कोर्ट, एसडीओ, पूरा पानी से भरा हुआ, सदर एसडीओ ऑफिस, सब कार्यालय में पानी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुबारक। पानी लगा हुआ भैया? ये तो आज ही कल में लगा है, 2 दिन बारिश हुआ है, इसके कारण ये पानी लगा गया है। यहाँ हर बार का वही समस्या है। जहाँ क्या काहे बारिश पानी लग जाता है, क्या नाला का सुविधा यहाँ पर नहीं है, नाला में पानी जा नहीं रहा है। प्रॉब्लम यही है, नाला में मैंने बारिश होगा तो नाला ऊंचा है क्या? नहीं, नाला बना ही हुआ नहीं है अभी। अच्छा, नाला नहीं बना है, इसीलिए सभी कार्यालय में पानी घुस गया है। काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। काफी आने वाला कैसे कठिनाई में आ रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मंगलवार की अहले सुबह 6 बजे बिजली की चपेट में आने से बासोपट्टी बाजार में एक प्रसिद्ध व्यवसायी की मौत हो गई।
मृतक की पहचान 45 वर्षीय विनीत प्रसाद के रूप में की गई है। उनकी मौत की खबर के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। एक तरफ जहां लोग बिजली विभाग पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह तार कई वर्षों से लटकी हुई है। कई बार विभाग को इसके बारे में सूचित किया गया, लेकिन विभाग के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हालांकि वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के कनिया अभियंता का कहना है कि बिजली विभाग की कोई गलती नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा होगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई है। बासोपट्टी बाजार में मंगलवार को देर सुबह करीब 6 बजे बिजली चपेट में आने से एक व्यवसायी की मौत हो गई। घटना को लेकर बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में सनसनी खबर फैल गई। मृतक के परिजनों से मिलने का दौर शुरू हो गया। मृतक की पहचान बासोपट्टी बाजार निवासी 45 वर्षीय विनीत प्रसाद के रूप में की गई है। वे अपने आवासीय घर पर घरेलू कार्य कर रहे थे। आवासीय घर के बाहर से 11,000 वोल्टेज का विद्युत धार प्रवाहित होता है, जिस कारण विद्युत की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर बाजार में सुबह के क्रम में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा होते ही शोरगुल सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और आनन फानन में विनीत प्रसाद को नजदीकी अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे, परंतु चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद भी पहुंचे। गौरतलब हो कि विधायक आवास के बगल में ही कपड़ा व्यवसायी का भी आवास है। बगल में ही उनका प्रसिद्ध कपड़ा का दुकान भी है। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली, जिसके बाद बीडीओ अजीत कुमार, थाना अध्यक्ष विकास कुमार, अपर थाना अध्यक्ष गौरव कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों से लिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। इधर घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग के लापरवाही के कारण छोटी बड़ी घटना आम बात हो गई है। कई लोगों ने बताया कि बासोपट्टी बाजार क्षेत्र में आवास एवं कई दुकानों से नजदीक ऊपर से गुजरने वाली 11,000 वोल्ट की विद्युत तारें हमेशा खतरा बनी रहती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो उसे कवर किया गया और ना ही सही तरीके से मेंटेनेंस हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर विभाग समय रहते सावधानी बरतता तो आज यह हादसा नहीं होता। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने घटना को लेकर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना दिया। उन्होंने कहा कि एक लोकप्रिय और मिलनसार व्यक्ति माने जाते थे। वहीं इस संबंध में कनिया विद्युत अभियंता ओम प्रकाश अकेला ने कहा कि विद्युत विभाग के लापरवाही से घटना नहीं हुई है। घटनास्थल पर विद्युत तार पर सब कुछ सही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा होगा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई की, जहां 121 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान मौके से आधा दर्जन तस्कर फरार हो गए। बहरहाल गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेजा गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के एसएसबी जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पिपरौन कैंप के एसएसबी जवान व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 121 किलो 650 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एसएसबी इंस्पेक्टर सोमलाल के प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 48वीं वाहिनी जयनगर की सेना नायक गोविंद सिंह भंडारी को नेपाल से तस्करी की बड़ी खेप आने की सूचना मिली, जिसके बाद कमांडेंट के निर्देश पर उप सेना नायक पारस राठी ने नाका पार्टी का गठन किया, जिसमें मुख्य आरक्षी रंजीत कुमार यादव, सामान्य आरक्षी पवन कुमार, पप्पू कुमार, सचिन कुमार शामिल थे। साथ ही टीम में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, राजस्व अधिकारी सहित अन्य पुलिस बल संयुक्त रूप से आसूचना की सत्यापन के लिए NH 227 स्थित फुलहर गांव के समीप एक पेट्रोल पंप के पास पहुंची, जहां पुलिस व एसएसबी को देख करीब आधा दर्जन तस्कर गांजा की बोरी को छोड़ भागने का प्रयास किया, जहां एसएसबी ने एक तस्कर को खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफलता प्राप्त कर लिया। गिरफ्तार गांजा तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी हरी शंभू के रूप में किया गया है।
वहीं गिरफ्तार युवक ने पूछताछ के क्रम में बताया कि भागे गए व्यक्ति का नाम फुलहर निवासी सरोज यादव व नेपाल के लक्ष्मीपुर निवासी अनिल कुमार यादव सहित अन्य 5 से 6 व्यक्ति इस तस्करी के खेल में शामिल था। जब्त गांजा व एक बाइक सहित गिरफ्तार व्यक्ति को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना की पुलिस को सौंप दिया गया। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार पंचायती राज संसाधन केंद्र मधुबनी के द्वारा मधुबनी के नगर भवन में पंचायत सचिवों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में जिले भर से पंचायत सचिवों ने भाग लिया, जहां उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने को लेकर कई जरूरी योजनाएं व जानकारी विस्तार पूर्वक बताई गई। बिहार पंचायती राज संसाधन केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में नगर भवन मधुबनी में पंचायत सचिवों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायती राज पदाधिकारी ने पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी पंचायत के सेवक हैं और आपकी भूमिका जनता की सेवा तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना सभी की प्रमुख जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण शिविर में पंचायत स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिव का कर्तव्य केवल रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, बल्कि पंचायत की योजनाओं और कार्यक्रमों को समय पर लागू करना भी है। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची का अद्यतन, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतदाताओं को जागरूक करने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत सचिवों को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति सजग करना तथा उन्हें आने वाले चुनाव में सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाने हेतु प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण में जिले के सभी पंचायत सचिवों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र से अपहरण का मामला सामने आ रहा है। थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है। वहीं इसको लेकर इसके खिलाफ 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ भेजा थाना की पुलिस ने टकनाटोल से शराब तस्कर के एक फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। भेजा थाना क्षेत्र के टोकनाटोल गांव से एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान टोकनाटोल निवासी सुनील सदाई के रूप में हुई है, जिस पर शराब तस्करी का मामला दर्ज था। वहीं भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहर्ता थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसका अपहरण गलत नीयत से किया गया। इस अपहरण कांड को अंजाम देने वाले कुल 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसकी जांच भेजा थानाध्यक्ष आदित्य कुमार कर रहे हैं। जल्द ही सच्चाई से पर्दा हटने वाला है। डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। बीते 2 दिनों से लगातार वर्षा के कारण जयनगर में आम जनजीवन व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक नुकसान फुटकर विक्रेताओं को हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुकानों और मकानों में भी पानी बुरी तरह घुस गया है। कई क्षेत्रों में भारी जलजमाव देखने को मिल रहा है। जहां मकानों में लोग ऊंचे जगहों पर रहने के लिए विवश हैं, तो वहीं दुकानें पूरी तरह से बंद है और कई दुकानों में रखा लाखों का सामान भी पानी में भीगकर नष्ट हो चुका है। बीते 2 दिनों से जयनगर में लगातार वर्षा के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण जयनगर शहरी क्षेत्र के भेलवा टोला, आनंदपुर मोहल्ला, यूनियन टोला, बल्डीहा, स्टेशन रोड, पटना गद्दी चौक, वाटरवे चौक, अशोक बाजार, सब्जी मंडी, विद्यानगर के अलावे अन्य क्षेत्रों में भारी जलजमाव के साथ कई मकानों और दुकानों में पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। वहीं मकान के भीतर पानी प्रवेश हो जाने से लोग ऊंचे स्थान पर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। लगातार बारिश के कारण शहर से सटे बिल्ही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 एवं 17 भेलवा टोला के दर्जनों घरों में वर्षा का पानी प्रवेश कर गया, जिससे गृह स्वामी काफी मुसीबत में है। इन दोनों वार्डों में जल निकासी हेतु पूर्व में बना नाला जाम हो जाने और जल निकासी नहीं होने से पूरा मोहल्ला जलजमाव की चपेट में है। जल निकासी की व्यवस्था व नाला उगाही को लेकर पंचायत में जीते प्रतिनिधि द्वारा रुचि नहीं लिया जा रहा है। जलजमाव से घिरे मोहल्ला वासियों ने कई बार पंचायत प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से जल निकासी हेतु अनुरोध करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने के बाद ग्रामीणों ने अपनी फरियाद समाज सेवी राजद नेता ब्रजकिशोर यादव के पास रखने पर उन्होंने अपने इच्छुक कोष से जल निकासी के लिए जेसीबी के माध्यम से नाला उराही का काम शुरू कराया।
ग्रामीण साबिर अली, शिवशंकर चौधरी समेत कई लोगों ने बताया कि हल्की बारिश होने के बाद ही अब मोहल्ला में भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहां जल निकासी हेतु नाला निर्माण और नाला उराही होना चाहिए। जल जमाव से पानी से दुर्गंध आता है, जिससे कई तरह की बीमारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। में मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिला के खजौली स्टेशन पर जनाधिकार पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 11 सूत्री मांग का एक ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक को सौंपा। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने सोमवार को खजौली रेलवे स्टेशन पर 11 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा को संबोधित किया।
उन्होंने स्टेशन अधीक्षक को 11 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपते हुए कई जनहित के मुद्दों को उठाया। कुशवाहा ने सीतामढ़ी, जयनगर, लदनिया, लौकहा, भीमनगर होकर जोगबनी तक नई रेल लाइन निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन से भारत, नेपाल व सीमांचल क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने खजौली रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव, रेलवे गेट 28C और 27C पर ओवरब्रिज के निर्माण और सड़कों के चौड़ीकरण की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बगल में हम लोग का नेपाल है और जयनगर से सटा हुआ नेपाल है, इसलिए भारत और नेपाल का रिश्ता अच्छा है, इसलिए हम लोग रेल भाईचारा भी अच्छा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राठी परिवार स्थित रामविलास लोजपा के जिला कार्यालय में डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। गौरतलब हो कि 6 मोटरसाइकिल पर सवार तकरीबन 10 से 12 की संख्या में नकाबपोश अपराधी जिला कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने अचानक पहुंचकर सबसे पहले सभी कर्मियों को बंधक बना लिया और फिर नगद, इसके साथ ही जिला कार्यालय में रखा सामान समेत लाखों की संपत्ति लूटकर चलते बने। मधुबनी शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। राठी परिवार सड़क स्थित रामविलास लोजपा के प्रदेश महासचिव गणेश महारान के जिला कार्यालय में बीती रात डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात लगभग 9:30 बजे 6 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 10 से 12 की संख्या में असामाजिक तत्व ऑफिस परिसर में पहुंचे। सभी बदमाशों के हाथों में पिस्टल थी और उन्होंने अचानक धावा बोलते हुए कर्मचारियों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने न केवल स्टाफ के साथ मारपीट की, बल्कि कार्यालय में रखे सामान और नगद मिलाकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए को लूटकर ले चले। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर राजनगर पुलिस दलबल के साथ पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया तथा पीड़ित कर्मचारियों से पूछताछ की। प्रदेश महासचिव गणेश महारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि असामाजिक तत्वों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। इस घटना ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाएगा। फिलहाल राजनगर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और दावा किया है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। बताइएगा सर, क्या घटना घटी है? कल लगभग हम लोग अभी यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को मनाने जा रहे हैं। 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा को लेके समीक्षा बैठक पूरे दिन किए हम लोग। उसके बाद रात्रि को 9:20 पे हम अपने कुछ साथियों के साथ इंद्र पूजा में भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ पे जैसे कि सूर्य स्कूल पर गए और वहाँ पर मिले। पहले तो जाके पूरा पूजा पंडाल में जाके भगवान से आशीर्वाद लिए। इसके बाद वहाँ पर कमेटी से मिलने के बाद जब वहाँ से गंगा सागर के लिए चलना शुरू किए तो यहाँ से फोन आई कि ऐसे कुछ आपराधिक 10-12 संख्या में थे और सब नाका पोस्ट बंद किए, सबों के पास हथियार था। ये लोग आए हैं, हम लोगों को मारपीट किया है, बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जो है पूरा रूम नाम को तोड़ ताड़ के ये लोग चला गया है। टाइम क्या हो रही थी उस समय? जब ये लोग फोन किए थे तो लगभग हमको लगता है कि 10 के आसपास रहा होगा और इन लोग ने बताया कि 9:30 में वो लोग लगभग प्रवेश किए थे। 9:20 में हम यहाँ से अपने काफला के साथ भ्रमण के लिए, इंद्र पूजा भ्रमण के लिए गए थे। उसके बाद ये लोग घुसा, यानी 10 मिनट के बाद घुसा। और क्या सब ले गया? जैसे कि यहाँ पर जब हम आए तो आने के बाद अपने स्टाफ से बात किए कि क्या सब हुआ, तो उन्होंने बताया कि पहले आया और जो भी आपराधिक था गाड़ी बाहर में लगाया और लगाने के बाद सबों के हाथ में हथियार था। सब बाइक से थे? सब बाइक से थे। वो लोग कितने लोग थे और आप लोग कितने? नहीं, यहाँ पे वो लोग तो लगभग 12 के तादाद में बताए जा रहे हैं और
हमारे यहाँ पे मात्र 3 स्टाफ रह गया था, जिसमें 2 खाना बनाने वाले थे और एक मतलब उधर देखते हैं, कुछ इधर इधर का काम देखते हैं, तो वो थे। तो 3 लोग यहाँ पे रहे थे। फिर उन्होंने बताया, जो स्टाफ ने बताया कि हम लोगों को मतलब बंदूक जो है गले में, ये कनपट्टा में सटा के हम लोगों को मारते हुए अंदर में ले जाके सबों को एक जगह जमा कर दिया, लेटा दिया। बोला कि एक शब्द भी निकालोगे तो हम तीनों को मार देंगे। उसके बाद वो लोग ने आया, पूरा इधर छानबीन किया। छानबीन के क्रम में फिर दौड़ के गया और बोला कि सर कहाँ है, सर कहाँ बताओ। तो बोला कि सर कहाँ गए हमको नहीं पता है, हमको थोड़ी पता रहता, हम लोग तो स्टाफ हैं। उसके बाद फिर दौड़ के आया और फिर दौड़ के बाद दोबारा गया और दोबारा जाने के बाद बोला कि तिजोरी का चाबी कहाँ है। तो बोला कि हमें नहीं पता है सर, लेके गए हैं तो हमको थोड़ी देके जाते हैं, तो तिजोरी का चाबी नहीं है। इसके बाद फिर वो लोग आके एक खंती जो है प्राप्त हुआ है, जो थाना प्रभारी महोदय ले गए यहाँ से। खंती के माध्यम से जो भी घर में अलवेरा दूध था, दोनों अलवेरा को तोड़फोड़ करके उसके अंदर का जो भी लोकर टोकर था सबको तोड़ ताड़ के, जो भी उसमें लगभग 1 लाख रुपये थे, एक सोना का चेन था मेरा, और मेरे चाचा जी कुछ ही दिन पहले एक्सपायर किए थे, तो कुछ रिंग वगैरह जिसमें पत्थर सब लगा होता है वो सारा हम अलमीरा के अंदर में रख दिए थे। तो उनके साथ जो पत्थर था वो सब रिंग 2 रिंग लेके चला गया, वो भी कीमती था, प्लस 1 लाख रुपया कैश लेके गया है। मोबाइल के बारे में बतला। मोबाइल हमारे स्टाफ का 5 मोबाइल लोग लेके गया, और 5 मोबाइल में एक मोबाइल जो है पुलिस के द्वारा लोकेशन पे पोखर के किनारे में मिला। पोखर से मतलब आधा इंची पहले था गिरा हुआ, तो वहाँ से रिकवर्ड हो गया। अच्छा, जिस समय वो लोग हमला किया है तो जैसा बता रहा है कि जो आपको खोजा जा रहा था कि सर कहाँ है जी, उससे क्या प्रतीत लग रहा है आपको? कहीं जान का खतरा तो नहीं था? तो क्या कह सकते हैं। और अभी चूंकि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे हमेशा मीटिंग का सिलसिला जारी रहता है, हम लोग ने बढ़ चढ़ के हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं। लोकप्रियता तो क्षेत्र में है ही, आप लोग भी जानते होंगे। तो हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं, कोई पर्सनली दुश्मनी या राजनीतिक दुश्मनी नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। क्या लग रहा है, नॉर्मल लूटपाट की कोशिश की गई थी या आप पे मारने की जान? आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि घटना देखा जाए तो 9 बजे शाम का है, यानी इसको शामी कहा जा सकता है, जो कि सारे लोग या तो खाना खाए रहते हैं या कुछ लोग खाना नहीं खाए रहते हैं, और लोग एक रिलैक्स मुद्रा में रहते हैं। अगर कोई लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो लगभग वो लोग उस समय में घर आते हैं। तो ये 9 बजे का घटना जो है, 9 सवा 9 बजे का जो घटना है, ये घटना तो अपने आप में कुछ लिया करती है कि भाई ये घटना इतने जल्दी, अगर कोई लूटपाट के उद्देश्य से अगर आएगा तो वो 12 बजे 1 बजे रात के बाद ही आ सकता है। तो उसमें बड़े साजिश हमें प्रतीत हो रहा है कि बड़ा साजिश कोई हो सकता है, जिससे कि इतना मतलब सवेरे 9:15 बजे रात्रि में आना। और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग थे, जो मेरे स्टाफ के द्वारा बताया गया, और हमारे पड़ोसी हैं बगल में, तो वो रोड पे खड़े थे, अपने डॉग को घुमा रहे थे, तो सारे लोग जो गुजरे, तो उन लोगों का जो बताना है, और तो उसमें बता रहे थे कि सबों के पास एक हथियार सबके हाथ में था, कोई भी बिना हथियार के कोई नहीं आए थे। और दूसरी बात है कि जब ये लोग अंदर गए तो अंदर जाने के बाद उसमें गोली भी लोड किया, और वो लोग बोल रहे थे कि सब कुछ कंप्लीट होना, फुल होना था। हाँ, फुल है। तो इस तक का लाख रुपए का नुकसान कहा जाए, ये तो पार्टी कार्यालय है। नुकसान की बात करें तो 3-4 लाख रुपया, मतलब 3-4 लाख का लगभग सामान ले गया है टोटल, जो आकलन में आएगा। बाकी जो है तोड़फोड़ में 1 लाख रुपया का लगभग का नुकसान है। बाकी हमारे जितने भी स्टाफ जो यहाँ पे प्रेजेंट थे या जो मोबाइल छोड़ के गए थे, वो सारे मोबाइल लेके गए हैं। प्लस हमारा एक लोजपा से जुड़ा हुआ एक मोबाइल, जो इसमें ऑफिस का वो मोबाइल था, जिससे कि सारे कार्यकर्ताओं को फोन बराबर कार्यक्रम के लिए जाता था, जिसमें 15,000 लगभग कॉन्टैक्ट नंबर थे उसमें, तो एक वो भी मोबाइल लेके गया है। वही 5 से 7 लाख के बीच का नुकसान टोटल है। प्रशासन से क्या मांग है? निष्पक्ष जांच की मांग है, और क्या कहेंगे। जो आश्वासन दिया प्रशासन, रात्रि को 4 बजे सुबह तक यहाँ पर काम किए हैं, और उन्होंने बोले हैं कि जितना जल्दी होगा हम लोग रिकवर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा जितना भी असामाजिक तत्व है सब क्या मतलब चेहरा ढके हुआ था? हाँ, सबों का मुंह बंद था, किसी के काले कपड़ों में, किसी का व्हाइट कपड़ों में, एक हेलमेट पहने हुए थे।
तो सब बंद थे। कितने बाइक से आए थे? 6 बाइक थी और सबों का नंबर प्लेट खुला हुआ था। 3 जिसमें बुलेट था उसमें और 2 अपाची ऐसे कुछ था। 3 बुलेट 2 अपाची ऐसा कुछ था गाड़ी। 6 गाड़ी था टोटल। सुरक्षा के लिए भी कुछ मांग की है जिला प्रशासन से? अभी तो हम लोग इस अफरा तफरी के माहौल में लगे हुए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम मतलब प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया जाए। डर का भय होगा? डर का भय तो बनेगा ही ना। इतना सवेरे आना और बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में आपराधिक का आना, सबों के हाथ में हथियार लैस होना, तो ये तो एक भय तो बनता ही है। आपके कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ? नहीं, वर्तमान में नहीं लगा हुआ था और लगाने के मतलब सोच रहे थे कि आज लगाएंगे कल लगाएंगे, लग नहीं पाया था। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी विधायक ने रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि मधुबनी के रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में नाला निर्माण कार्य हो रहा है, जहां मौके पर मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ पहुंचे और उन्होंने कार्यों का जायजा लिया। मधुबनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में नाला निर्माण कार्य का मधुबनी विधानसभा के आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने जायजा लिया। मौके पर विधायक ने नाला निर्माण संबंधी जानकारी ली। विधायक ने बताया कि नाला निर्माण से भविष्य में आसपास के कई इलाकों से जल निकासी की सुविधा होगी। इस नाला का निर्माण शहर के कई हिस्सों के जल निकासी के लिए कारगर होगा। विधायक ने बताया कि पिछले बरसात के समय रेल मंत्री को पत्र लिखकर रेलवे स्टेशन परिसर में मुख्य नाला करीब 1000 मीटर को पक्कीकरण कराने की मांग की थी। निगम क्षेत्र का लगभग 50% भूभाग का जल निकासी वर्षों से राज कैनाल द्वारा होता है। राज कैनाल रेलवे स्टेशन परिसर में माल गोदाम सड़क होते हुए 12 नंबर गुमती के पास वाटसन कैनाल में मिलता है। शहर के कई हिस्सों के जल निकासी का एकमात्र रास्ता यह रेल नाला है। पूर्व में नाला भर देने से पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया था। शहर व कॉलोनियों की स्थिति नारकीय हो गई थी। मौके पर स्टेशन पुनर्निर्माण योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर चंदन कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में नाला निर्माण कार्य अक्टूबर में पूरा कर लेना है। नवंबर तक सर्कुलेटिंग एरिया का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया पूरा होने पर वाहन पार्किंग सर्कुलेटिंग एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। पुराने पार्किंग स्थल पर पार्क का निर्माण किया जाएगा। हनुमान प्रेम मंदिर के बगल से रेलवे का नया प्रवेश गेट का निर्माण कराया जाएगा। हम लोग मधुबनी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और रेलवे स्टेशन पे लगातार हम देखते रहे। जब 2015 में विधायक बने थे तो वर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया मधुबनी था। तो इसलिए कह देना जरूरी है कि आखिर डेवलपमेंट एक दिन से नहीं होता और लगातार 15 से लेकर के 25 के बीच में अभी खड़े हैं 25 में और 10 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुए आप देख रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग से लेकर के रेल मंत्री से लगातार स्मार्ट पत्र देने से लेकर के ये नाला का भी जो प्रोविजन था जो पहले से ब्लॉक हो चुका था। निश्चित तौर पे हमेशा मैंने ट्रेन के लिए चाहे हमारे रेलवे स्टेशन पर डेवलपमेंट के लिए कि हमेशा हम लोग का डिमांड होता रहा। लेटर लिखते रहे। हम खुद भी रेल मंत्री से मिले और निश्चित तौर पे उन्होंने उस समय डीआरएम को कहा था कि नाला का पानी का शहर का पानी का नाला का निश्चित तौर पे जो बहाव है वो मेंटेन किया जाएगा। हमें खुशी है यहाँ आए चंदन जी से बातचीत हुई। उनका भी कहना है पानी इधर ही की तरफ जाएगा। अगर उल्टा करने से फिर पूरा शहर डूब जाएगा और जब डूबेगा तो निश्चित तौर पे लोग आक्रोशित होते हैं। लोग सोचते हैं कि विधायक कुछ नहीं किया, एमपी कुछ नहीं किया। तो हम लोग जब सूचना मिली तो हम आए और देख रहे हैं कि रेलवे के सामने कौन सा अति से हो रहा योजना, ये अमृत भारत योजना से जो ये डेवलपमेंट हो रहा है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में ये कंप्लीट हम समझते हैं 6 महीने के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। नाला 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। पुनः यहाँ से लेकर के अंतिम 13 नंबर गुमती तक उसका अलग जब प्रोजेक्ट बनेगा उस समय वो जोड़ने की बात होगी। पुनः इनसे हम लेटर ले लेते हैं जो डिजाइन है। पुनः एक लेटर के माध्यम से फिर दिल्ली जाना होगा। लोग जाएंगे और उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि जब तक उस नाले का इस नाले से कनेक्टिविटी नहीं होगा निश्चित तौर पर पानी का अंतिम छोर तक निकासी नहीं हो सकता है।
हम डीएम साहब को भी स्मार्ट पत्र दिए थे, नए डीएम को भी दिए हैं कि इस पर एक बैठक कर करके और इसको पूरा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान में आगामी 22 सितंबर से दुर्गा पूजा का आयोजन होना है। इसको लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल प्रशासन की बैठक की गई। इस बैठक के दौरान पूजा के दौरान की जाने वाली तैयारियों पर वार्ता की गई और रणनीति तैयार की गई। बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान में 22 सितंबर से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा की शांतिपूर्ण सफलता के लिए अनुमंडल प्रशासन की ओर से रविवार को बैठक का आयोजन किया गया। उच्चैठ स्थित पंचायत भवन के सभागार में एसडीओ शारंग पाणी पांडे एवं डीएसपी अमित कुमार ने उच्चैठ मंदिर के पंडितों, दुकानदारों, जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीओ एवं डीएसपी ने कहा कि बेनीपट्टी एवं मधवापुर से उच्चैठ जाने वाली सड़क में मंदिर से पीछे प्रशासन के द्वारा लगाई जाने वाली बैरिकेडिंग को पार कर दुर्गा पूजा भर पांव पैदल के अलावे 3, 2 व 4 चक्का सहित बड़े वाहनों को आने जाने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए लोग वैकल्पिक रूट का उपयोग करेंगे। उच्चैठ भगवती मंदिर के मछली एवं हाथी गेट पर बाइकों का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए लाइनिंग में भगवती का पूजन व दर्शन की व्यवस्था रहेगी। भगवती मंदिर के गर्भगृह सहित पूरे प्रांगण और मेला को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जाएगा, जिस पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी। मंदिर प्रांगण में कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सादा लिबास में पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की तैनाती रहेगी। इसके अतिरिक्त भी मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की तैनाती रहेगी। विभिन्न जगहों पर ड्रॉप गेट का निर्माण किया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से पियक्कड़ों की जांच की जाएगी। खासकर पूरे शारदीय नवरात्र के दौरान उच्चैठ भगवती मंदिर में असामाजिक व उपद्रवी तत्वों एवं झपट्टा मार व चोर गिरोह पर पुलिस विशेष निगहबानी करेगी। वाहन पार्किंग की व्यवस्था धनौजा पुल एवं कालीदास डीह पर रहेगी। शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि से लेकर विजयादशमी तक अंबेडकर चौक से उच्चैठ होते हुए सारघाट तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विधि एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी। उच्चैठ भगवती मंदिर के तालाब में नाव की व्यवस्था कर गोताखोरों को तैनात किया जाएगा। शौचालय, पेयजल, बिजली व साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं बैठक के पश्चात एसडीओ एवं डीएसपी ने प्रशासनिक अमला व पंडों के साथ सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती मंदिर प्रांगण एवं बाजार का निरीक्षण कर साथ चल रहे अधिकारियों व कर्मियों को तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उच्चैठ भगवती मंदिर के तालाब में लाइनिंग शेड के पूरब भाग में गंदगियों के लगे अंबार को देखकर एसडीओ एवं डीएसपी बिफर पड़े और अविलंब इसकी सफाई के निर्देश दिए। बैठक में बेनीपट्टी के बीडीओ, प्रभारी सीओ, आरओ, पुलिस इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष, एसआई समेत कई लोग उपस्थित थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विधायक जी की कई खबरें आप लगातार देखते हैं, वायरल होता कई वीडियो आपके सामने, आपके मोबाइल फोन पर, आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आता है। लेकिन अभी जो हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं यह कोई आम वीडियो नहीं है। इसमें विधायक जी आपको खुद से कचौरी पकौड़ी ना सिर्फ तलते हुए नजर आएंगे बल्कि अपने सदस्यों को खिलाते भी नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुबनी के आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ की। उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी अपने हाथों से कचौरी और पकौड़ी तलकर लोगों को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो वायरल होने के बाद से स्थानीय लोग उनके इस मैत्रीपूर्ण व्यवहार की खूब सराहना कर रहे हैं। मधुबनी शहर के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नगर विधायक को अपने कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनता के बीच सादगीपूर्ण और अनोखे अंदाज में देखा जा रहा है। विधायक जी स्वयं अपने हाथों से लिट्टी, कचरी और पकौड़ा तलते हुए अपने काफिले के सदस्य एवं स्थानीय नागरिकों को परोसते नजर आ रहे हैं। लोगों ने भी बड़े उत्साह और आनंद के साथ इस विशेष स्वाद का लुत्फ उठाया। विधायक समीर कुमार महासेठ ने इस अवसर पर कहा कि जनता की सेवा करना ही उनका परम कर्तव्य है। राजनीति का असली उद्देश्य जनता के बीच जाकर उनसे सीधे जुड़ना और उनकी भावनाओं को समझना है। वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों ने विधायक जी की सादगी और जनसंपर्क के अंदाज की सराहना की। सभी ने कहा कि विधायक
जी का यह कदम जनता के साथ उनके आत्मीय रिश्ते को और मजबूत करता है। नगर विधायक समीर कुमार महासेठ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई कहते हैं कि हम चाय बेचते हैं और सच्चाई बात है कि 1980 के बाद पूरे बिहार और झारखंड के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लगातार हम अध्यक्ष हैं। तो आप ही तुलना कर सकते हैं। तो नेचुरल है कि बड़े बड़े हीरोइन जो है कहीं जाते हैं लिट्टी खाने। हम अपने मधुबनी शहर में जहाँ बचपन से लेकर के अपने स्टेशन मोहल्ला में हर एक जगह चौक चौराहे पे खड़े रहते थे लोग। हमारे बीच कहीं पान खाते थे, कोई भूजा खाता था। ये मैसेज सिर्फ इसलिए है कि फर्स्ट अच्छा स्वास्थ्य तभी होगा जब अच्छे जगह पे आप खाएंगे, इसका प्रचार प्रसार भी होगा और एक अच्छा मधुबनी का होगा। क्योंकि आप जान रहे होंगे कि हमारे यहाँ कचरी का मुढ़ी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, लिट्टी का छपड़ा साइड में इम्पोर्टेंस और हम लिट्टी यहाँ का निश्चित तौर पे पूरे बिहार में सबसे सुंदर लिट्टी आज आपको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। ये हम जानते रहे हैं और हमारे क्राफ्टमैन सब छोटा भाई है अपने परिवार के बीच है। तो मेरा मानना है इससे बढ़िया लिट्टी पूरे बिहार में आपको नहीं मिलेगा जो आज हम लिट्टी। बहुत बहुत डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम,
तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। मधुबनी के पंडौल हाई स्कूल के मैदान में आगामी 16 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। गौरतलब हो कि एनडीए कार्यकर्ता का यह महासम्मेलन मधुबनी में पहली बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। वहीं इसको लेकर सांसद अशोक यादव, मेयर अरुण राय समेत अन्य एनडीए कार्यकर्ताओं ने स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह अब तक का मधुबनी जिला का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। 16 सितंबर 2025 को होने जा रही एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पंडौल के हाई स्कूल मैदान में होगा। इसके निरीक्षण में सांसद अशोक यादव, मेयर अरुण राय, भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्षा सभी ने सभा स्थल का सर्वेक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह मधुबनी जिला का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इस अवसर पर अरुण राय ने बताया कि हाई स्कूल पंडौल मैदान पर ऐतिहासिक एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रही है। मौके पर वार्ड पार्षद कविता झा, बद्री राय, मनीष सिंह, अजय प्रसाद समेत कई लोग शामिल हुए। कल यानी 16 तारीख को मधुबनी विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता का विशाल सम्मेलन होने जा रहा है। यह सम्मेलन पूरे प्रदेश में हो रहा है और कल मधुबनी की बारी है। यह कार्यक्रम कैसे सफल हो, इसमें एनडीए के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आज भी हम लोग जिला कार्यालय में जो मधुबनी के लोकप्रिय मेयर अरुण राय जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं प्रभांशु जी और जिला के प्रभारी अर्जुन सहनी जी, इसी कार्यक्रम के सफलता के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्येक बूथ से कम 50 जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और कल का जो कार्यक्रम है उसमें एनडीए के नेता, सभी घटक दल के नेता उपस्थित रहेंगे। लेकिन विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी का भी वहां संबोधन होगा। और इस बार एनडीए ने, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, वैसे पूरे बिहार में हम लोगों का लक्ष्य है 225 सीट जीतने का, लेकिन मधुबनी विधानसभा में विगत 2020 के चुनाव में यहां से हम लोग नहीं जीत पाए थे, एनडीए यहां से नहीं जीत पाए थे।
लेकिन इस बार कल के जो सम्मेलन होने जा रहा है, कल ही स्पष्ट जनादेश चला जाएगा कि मधुबनी विधानसभा से इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए का कार्यकर्ता यहां से विधायक बनेगा, एनडीए की जीत होगी। चूंकि यह कार्यक्रम पंडौल के मुख्यालय पर हो रहा है और सिर्फ यह कार्यकर्ता सम्मेलन सिर्फ मधुबनी विधानसभा को ही संदेश नहीं देगा, ये पूरे मधुबनी जिला में जो पूरे 10 के 10 विधानसभा चुनाव है, यहां से पूरे 10 विधानसभा में यहां से संदेश जाएगा। और हम लोगों की ऐसी तैयारी है और माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, यानी डबल इंजन सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, जो महिलाओं के लिए हो, युवा के लिए हो, वृद्धा के लिए हो, सब लोगों के लिए काम किया गया है। इतना उत्साह है यहाँ की जनता में कि इस बार मधुबनी में 10 का 10 सीट एनडीए के झोली में जाएगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन कल होने के लिए जा रहा है। मधुबनी शहर से एक चर्चा का विषय होगा कि पंडौल हाई स्कूल से जो एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। हम लोग एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ से 50-50 के संख्या में आएंगे और पूरा हाई स्कूल भरा रहेगा। लोग देख करके ये समझ जाएंगे कि 10 के 10 सीट मधुबनी से विधानसभा सीट लेकर के 10 के 10 जाएंगे। इसीलिए कल एनडीए के कार्यकर्ता का मीटिंग हाई स्कूल में होने के लिए जा रहा है। मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं सर? माननीय नितिन नवीन जो मंत्री जी हैं, पथ निर्माण। ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन मधुबनी विधानसभा में होने जा रहा है। क्या लग रहा है, मधुबनी विधानसभा जो 2 बार से एनडीए गठबंधन नहीं जीत पा रहे हैं, तो इस बार फोकस रहेगा क्या? हुआ क्या कि पिछले बार जो वीआईपी को मिल गया, तो गांव घर में जो बूढ़ी माता है उनका था कि फूल छाप नहीं है, भगवान का छाप नहीं है, नाव देखने को मिला, भूल चूक में नाव को नहीं दे पाई, इसीलिए भूल चूक में जो है वो सीट और जगह चला गया। इस बार ऐसा भूल नहीं होने के लिए जा रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ये आदेश है कि पूरे जिला में, बिहार में जहां शहर है, शहर का सीट बीजेपी से लड़ेगा और बीजेपी का सीट मधुबनी होगा। सर, कार्यकर्ता सम्मेलन में कितनी भीड़ आने की आपको उम्मीद है? हम 15,000 का आंकड़ा है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन पहले ही हम आपके चैनल के माध्यम से बोल दिए हैं कि ऐतिहासिक भीड़ होगा और यहाँ से लोग सीखेंगे और 10 के 10 सीट एनडीए के गोदी में जाएगा। मैडम, कल जो एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा है पंडौल के हाई स्कूल मैदान में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कल जो है यहाँ भारी संख्या में हमारे एनडीए गठबंधन का यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी, काफी संख्या में रहेगी, क्योंकि एनडीए सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी, ये डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को भरपूर समर्थन दिया है। हर स्तर पर महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए काम किया है। जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, उसको दुगुना किया। जैसे लड़कियों का भी फिलहाल इस सिपाही भर्ती में 35% लड़कियों को दिया, बिजली फ्री किया, और साथ ही मातृत्व लाभ आंगनबाड़ी की बहनों को और जीविका दीदी सबको भी अभी 10-10 हजार का जो अलग से मिल रहा है, आवेदन भरा जा रहा है, ये सब सुविधा महिलाओं को दिया गया है।
जिससे कि महिलाएं काफी खुश हैं और आके वो यहाँ पर अपना व्यक्त करेंगी कि हम लोग मोदी जी के साथ हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं और यहाँ से कल संदेश चला जाएगा पूरे मधुबनी में कि 2025 फिर से नीतीश डबल इंजन की सरकार यहाँ चलेगी। क्या लगता है? डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आइए हम आपको दिखाते हैं मिथिला का एक प्रसिद्ध पर्व जितिया। 3 दिनों का यह पर्व जिसे विशेषकर माएं करती हैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए। जितिया का यह पर्व निर्जला होता है जिसका खास महत्व है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। मिथिलांचल का पवित्र पर्व जितिया व्रत सोमवार सुबह 6:16 पर पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। यह 3 दिवसीय पर्व मिथिलांचल सहित पूरे बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपने संतान के दीर्घायु, सुख समृद्धि, पति की सुरक्षा, परिवार की रक्षा की कामना से करती हैं। जितिया व्रत की शुरुआत नहाई खाई से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं और व्रत के नियमों का पालन करने का संकल्प लेती हैं। इसके अगले दिन खरजोरी व्रत मनाया जाता है जिसमें व्रती महिलाएं 24 घंटे निर्जला उपवास करती हैं। इस उपवास में 1 बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता। महिलाएं संपूर्ण श्रद्धा और आत्मबल के साथ भगवान जिमूत वाहन की पूजा करती हैं और उनके प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट करती हैं। जितिया व्रत की कथा में जिमूत वाहन के त्याग और बलिदान की गाथा सुनाई जाती है। मान्यता है कि उनकी कृपा से संतान और पति की रक्षा होती है तथा घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत के तीसरे दिन पारण होता है। इस अवसर पर महिलाएं स्नान करके उपवास तोड़ती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं। मिथिलांचल में यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। गांव-गांव और घर-घर में भक्ति और उल्लास का वातावरण रहता है। महिलाओं का यह कठिन व्रत त्याग, धैर्य और मातृशक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार 3 दिवसीय जितिया व्रत का समापन विधि विधान से हुआ और पूरे मिथिला में श्रद्धा, आस्था और भक्ति का भावपूर्ण माहौल बना रहा। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर के बेला गांव में रौनियार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से संगठन को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। जयनगर के बेला गांव के चाणक्य ITI कॉलेज प्रांगण में सोमवार को अनुमंडल स्तरीय रौनियार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त सैनिक बबलू गुप्ता की अध्यक्षता व शिक्षक डॉक्टर कुमार सच्चिदानंद नीलू के संचालन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष कृष्ण कुमार आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार, पूर्व विधायक नगीना देवी, झारखंड प्रदेश महासचिव वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, अजय गुप्ता एवं प्रेम गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजनीति वैश्य रौनियार की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। वैश्य समाज खासकर व्यवसायी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने हिस्सेदारी नहीं होने के कारण वैश्य समाज की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। वक्ताओं ने कहा कि राज्य के 38 जिलों में वैश्य रौनियार जाति के लोग रहते हैं। वैश्य रौनियार से जो लोग चुनाव मैदान में आते हैं वैसे लोगों को मदद करें। कार्यक्रम के माध्यम से वैश्य रौनियार समाज को एक करना और समाज को जागरूक करना है। खासकर शिक्षा, संस्कृति एवं महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि अपने समाज को जागरूक करें और समाज को सशक्त बनाने पर बल दिया गया। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर के कटैया रोड स्थित श्री लीलाधर +2 हाई स्कूल में आगामी 2, 3 व 4 नवंबर को 3 दिवसीय 41वां विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन होगा। इसको लेकर संगठन के अधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। बेनीपट्टी नगर के कटैया रोड स्थित श्री लीलाधर +2 हाई स्कूल के प्रांगण में मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय 41वां मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन आगामी 2, 3 व 4 नवंबर की रात्रि में होगा। संस्थान की ओर से आहूत इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। यह जानकारी सोमवार को स्थानीय बाबा विश्वंभरनाथ महादेव मंदिर रोड स्थित सुजीत कुमार मिश्र के निजी स्कूल परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष अमरनाथ झा भोलन,
कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार ने संयुक्त रूप से दी। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 दिवसीय इस आहूत समारोह में मिथिला मैथिली के वरदपुत्र, मूर्धन्य विद्वान, प्रख्यात कवि, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और नामचीन कलाकार भाग लेंगे। पिछले 41 सालों से संस्थान सभी लोगों के स्नेह, सहयोग और आशीष के बदौलत इस समारोह का आयोजन करता आ रहा है। यही संस्थान का संबल है। यह संस्थान अपने आदर्श व सिद्धांत के साथ मिथिला मैथिली के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य के पथ पर विगत 41 वर्षों से अग्रसर है। संस्थान को सभी लोगों की उपस्थिति, सहयोग एवं मार्गदर्शन की जरूरत है। समारोह के प्रथम दिन मंगलाचरण, उद्घाटन, स्वागत गान, माल्यार्पण, स्मारिका विमोचन, विद्यापति गीत, मैथिली नाटक का मंचन के साथ सम्मान। दूसरे दिन मंगलाचरण, उद्घाटन, स्वागत गान, वहीं अन्य मिथिला विभूति व लोक गाथा के साथ दिन के 12 बजे से संध्या 4 बजे तक कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रथम दिन 2 नवंबर को संसारी पोखड़ा विद्यापति स्मारक से लेकर विद्यापति चौक तक दोपहर के 3 बजे से जगत जननी मां जानकी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गौरतलब हो कि संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष अमरनाथ झा भोलन ने बताया कि इस बार के समारोह में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सह मिथिला लाल स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र को मिथिला अमृत महारत्न सम्मान एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात 5 लोगों को मिथिला शिखर सम्मान व 10 लोगों को मिथिला गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। वहीं विद्वत्ता के नाम पर पहली बार संस्थान की ओर से करीब 125 पन्नों के प्रथम मुखपुत्र का प्रकाशन भी किया जा रहा है। बोलिए अध्यक्ष जी, कार्यक्रम शुरू होने वाला है विद्यापति स्मृति पर्व समारोह। उसकी तैयारी और कब से कब तक है, उसकी रूपरेखा के बारे में कुछ जानकारी दिया जाए। मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह तैयारी जोर से चल रही है। जे लीलाधर उच्च विद्यालय के प्रांगण में दिनांक 2 से 3-4 नवंबर को मनायल जाए। ओहि में एक आदमी के मुख्य मिथिला अमृत महारत्न से सम्मानित करके आबि रही संस्था, जिसमें एबर मिथिलांचल के महान सपूत स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री के कयल जेतन। दोसर 5 आदमी के शिखर सम्मान से सम्मानित कयल जेतन। 10 आदमी के गौरव सम्मान से सम्मानित कयल जेतन। संस्था 41वीं मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह के अवसर पर मुख्य पत्र पहिल अंक के निकाला जा रहा है, निकल रहा है, ओकर तैयारी चल रहा है। वो विद्योत्मा के नाम से निकालल जाए। कते पृष्ठ के रहत मुखपत्र? वो 1.25 से लगभग पृष्ठ के रहत। यानी कि कार्यक्रम के तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुका है। मुखपत्र के तैयारी सेहो चल रहा है। समारोह के संपर्क जब मिथिलांचलक देश विदेश के जो कई विद्वान कलाकार नेता लोग जब भाग ले रहा है, एहि बेर अहू से बेसी भाग लेता। ओकर तैयारी संपर्क अभियान सब निरंतर चल रहा है, जोरदार ढंग से चल रहा है। बादल जाओ कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जी। 2, 3, 4 नवंबर का जो कार्यक्रम मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वावधान में है, से ऐतिहासिक है और बहुत सुंदर ढंग से संपन्न है। मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान विगत कई वर्ष मिथिला विभूति पर्व स्मृति समारोह का आयोजन धूमधाम से मना रहा है। अहू बेर 2, 3, 4 नवंबर का बेनीपट्टी हाई स्कूल के मैदान में समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह जो है अपने आप के ऐतिहासिक साबित है, कारण कि मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान बेनीपट्टी के द्वारा जो समारोह होगा जा रहा है, बेनीपट्टी के पावन घाटी महाकवि विद्यापति, महाकवि कालिदास, जिनका जन्मभूमि कर्मभूमि ई क्षेत्र रही है। इस क्षेत्र पर लोग अपना पूर्वज के मिथिलांचल के सर्वांगीण सब तरह के लोग के स्वतंत्रता सेनानी से लकर सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक समता के लिए जो संघर्ष केला, तमाम विभूति के याद करते हम सब समारोह मनाब। और मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान कटिबद्ध है कि बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी निदान हो, संगहि बेनी मिथिलांचल के सब भूभाग में रेल लाइन बिछे और मिथिलांचल में नीक से शिक्षण संस्थान के निर्माण हो। यो हमरा मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के हम सब मांग कर रहा थी। संग ही संग हम तमाम मिथिलांचल के लोग
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मिथिलांचल के रहला जे लोग छी, हम मैथिल छी। मैथिली और मिथिलांचल के विकास के वास्ते मिथिलांचल ग्रामीण विकास संस्थान कटिबद्ध अछि। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की डुगडुगी जब से बजी है तब से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से कई प्रत्याशी अपने दावेदारी की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी से नागेंद्र प्रसाद राउत ने प्रेस वार्ता की। आइए उनके प्रेस वार्ता को सुनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि मधुबनी शहर में 72,000 मतदाता है। 72,000 मतदाता में 46,000, जिसमें 30,000 सूरी है, 16,000 तुरा है, नुनिया है, डोनियार है और कुछ तेली है। अगर सामाजिक समग्र ये स्थिति है, 3.5 लाख मतदाता, 3.5 लाख मतदाता में ओबीसी समाज लगभग 2 लाख है, 1.5 लाख में अन्य सब है, मुसलमान है, ये वो है, फलना चीना है। लेकिन अगर संगठन सोचते, जो आज भाजपा संगठन सोचते ही आई है कि हम समीकरण किस रूप से दें, और मधुबनी विधानसभा में इसलिए बन रही है कि हमारे 6 विधानसभा है, 6 विधानसभाओं में अपर कास्ट से 4 तो एमएलए हैं ही, 1 एमएलसी है, हमारे जिला अध्यक्ष भी अपर कास्ट से हैं। तो भाजपा संगठन कांग्रेस नहीं है, भाजपा एनडीए है, वह निश्चित रूप में संगठन समझ के, जातीय समीकरण समझ के यही टिकट है। हो सकता है हमको नहीं मिले, किसी अन्य ओबीसी समाज को मिले, लेकिन यहाँ के मतदाता और वर्कर को एक ही डिमांड है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता को मिले। तो निश्चित रूप में 100 नहीं 110% भारतीय जनता पार्टी यह सीट निकाल के यहाँ की जनता देगी। आप अपना परिचय दे दीजिए। नागेंद्र राउत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बिहार प्रदेश भाजपा। देखिए, मधुबनी का समीकरण 2000 से ही पहला मधुबनी जिला में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सीट आदरणीय रामदेव महतो जी के द्वारा खाता खुला गया। उसके पीछे एक कारण है, सामाजिक समीकरण है ही। रामदेव महतो जी हमारे जैसा भी वर्कर, इसलिए कि भाजपा जात पर नहीं जाती थी, हम नहीं समझ पाए। हम लोग 10 साल के बाद, मतलब 2 चुनाव निकल गया, उसके बाद समझ पाए कि रामदेव महतो कुर्मी है, जिनकी मैक्सिमम मतदाता यहाँ 1500 से 2000 है। लेकिन उनको लोग सूरी भी समझते थे, माने वैश्य वर्ग से भी समझता था, जो जिसको समझे, जिसका लाभ उनको मिला, और दूसरा कार्यकर्ता थे, ये कारण सामूहिक समूह में मिला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।